दोस्तों नमस्कार। संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है जिसकी लोकसभा अध्यक्ष ने पुष्टि भी कर दी है। 10 दिन बाद हो सकता है कि इस पे वोटिंग भी हो। अगर वोटिंग में सरकार के खिलाफ में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि ये प्रस्ताव पास होता है कि नहीं है, इसके क्या अपने मायने हैं, ये किस मकसद से प्रस्ताव लाया गया है। क्या विपक्ष को ये बात नहीं पता कि ये ऐसा प्रस्ताव पूर्ण बहुमत वाली एनडीए सरकार जो अभी चल रही है उसके खिलाफ पारित करवाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल हम कहें तो असंभव काम है, लेकिन फिर भी ये प्रस्ताव लाया गया है। ये प्रस्ताव तरुण गोगोई जो असम से बिलोंग करते हैं, वो कांग्रेस के हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव 50 सांसदों की सहमति से ये प्रस्ताव उन्होंने पेश किया, जिसको लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। दोस्तों होता है कि संविधान के 75 आर्टिकल 75(3) में जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा गया है, ऐसा मेंशन किया गया है कि पूरी मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अर्थात उसकी जवाबदेही जो होती है लोकसभा के प्रति होती है। लोकसभा में जब तक उसका विश्वास बना रहता है तब तक वो लोकसभा में सत्ता में रहती है, अर्थात सत्ता में रहती है। लोकसभा में जिस दिन उसके प्रस्ताव उसके विश्वास के अगेंस्ट में प्रस्ताव पारित हो जाता है, अर्थात अपना विश्वास मत खो देती है, तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। इसकी कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे ये कोई भी व्यक्ति इस प्रस्ताव को, संसद का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को ला सकता है। इसमें 50 सांसदों की पूर्वानुमति की ज़रूरत होती है, सहमति की ज़रूरत होती है। उसके बाद इसको लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखा जाता है। अब लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो उस पे प्रस्ताव को स्वीकार करे, अर्थात प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दे। प्रस्ताव स्वीकार करने की स्थिति में वोटिंग करवाई जाती है। वो वोटिंग या तो ध्वनि मत से होती है या वोटिंग वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल तरीके से होती है, जिसमें पारित हो जाने के बाद अगर आधे से ज़्यादा सदस्य अविश्वास के पक्ष में वोट करते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। फिर चुनाव होते हैं, फिर चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होता है। तो ये तो एक प्रक्रिया होती है। दोस्तों आज राजनीति की स्तर इतनी ज़्यादा गिर गई है कि कुछ कहना बिल्कुल मुश्किल है। आज विपक्ष सरकार को कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करना चाहता है और सरकार विपक्ष को अपने विश्वास में लेना नहीं चाहती है, अर्थात पक्ष और विपक्ष की खाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आपने हर देश के हर एक पहलू पे आपने देखा होगा कि पक्ष और विपक्ष का मतांतर जो है वो हर जगह आपको देखने में आया होगा। ऐसे में डेमोक्रेसी प्रभावित होती है, लोकतंत्र में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। आज आप देखेंगे कि पहले जो यूपीए अलायंस होता था, अब वो इंडिया नाम से एक अलायंस बना है, जिसमें सरकार का कहना है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि मकसद तो वही है, इरादे वही हैं, बस नाम बदल गए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि हम मोदी सरकार के काले कारनामों को उजागर करने के लिए एकजुट हुए हैं, हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हुए हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको क्या करेगा, कौन किसका नुकसान करेगा, कौन देश को आगे ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, ये तो बाद की बात है। कुछ मुद्दों पे जो सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, सरकार के स्टेप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं वो, लेकिन वो योजनाएं, वो कार्य पद्धति कहीं ना कहीं राजनीतिक भेंट चढ़ गई है। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 370 को जब रिवोक किया गया था तो उसमें ये सरकार का बड़ा क्रांतिकारी स्टेप था, क्योंकि व्यवहार में भी आप देखेंगे कि एक देश दो कानून कैसे हो सकता है, ये कितना व्यवहारिक रूप से स्वीकार्य है। जिस देश की आर्मी
जिस देश की हिफाजत के लिए वहाँ लगी रहती थी, उसी आर्मी के सामने उसी देश के मान और सम्मान के प्रति तिरंगे को वहाँ जलाया जाता था, वहाँ उसको उसके साथ अनादर किया जाता था। ये कहाँ तक न्यायोचित है? 370 हटाना देश हित में बहुत जरूरी था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, और अब तो पुख्ता हो गया कि आगे भी रहेगा। कश्मीर से 370 हटाने की बात हो, चाहे चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात हो, ईवीएम को इंट्रोड्यूस कराने की बात हो, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे क्रांतिकारी पहल, जो अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी पहल, जिसका अब रिजल्ट सामने दिख रहा है कि भारत कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के फील्ड में धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के इस क्रांतिकारी स्टेप का अप्रिसिएशन किया जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? कभी नौकरी छीन जाने का बहाना, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से बहाना, ऐसे तमाम कुतर्क गढ़े गए और सरकार की आलोचना की गई। हालांकि इससे सरकार की नीतियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और मुझे लगता है पढ़ना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि सरकार जब इन छोटी छोटी बातों के चक्कर में फंसने लगती है तो सरकार की योजनाएं, सरकार की कार्यपद्धति प्रभावित होने लगती है। तो ऐसे में विपक्ष की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। नो डाउट आप राजनीति करिए, आप राजनीति करने के लिए ही बने हैं, आपका काम ही है सरकार का विरोध करना, आप करिए, लेकिन जहां आपको करना चाहिए वहां करिए। उस जगह पे तो हरगिज राजनीति नहीं होनी चाहिए जहां देश की मान और सम्मान की बात हो, जहां देश की प्रतिष्ठा की बात हो, जहां देश की जनता के कल्याण की बात हो, वहां तो बिल्कुल आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो चाहे चाइना का मसला हो, चाहे बांग्लादेश से सीमा समझौता का मामला हो, चाहे श्रीलंका में आंतरिक जो अशांति हुई थी उसमें भारत के स्टेप की बात हो, हर जगह विपक्ष ने भारत सरकार के राह में रोड़ा अटकाया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप पेपर पढ़ते होंगे, आप बहुत सारे आपको सोर्सेज से न्यूज़ भी मिलते होंगे, आप अगर थोड़ा भी समझते होंगे तो आप इस चीज़ को देखते होंगे कि हर जगह विपक्ष ने अपना रोड़ा अटकाया। ये विपक्ष की बहुत बड़ी गलती है। विपक्ष एक नई प्रवृत्ति को जन्म दे रहा है, एक नई परंपरा को जन्म दे रहा है, एक नया माहौल बना रहा है, एक नया वातावरण तैयार कर रहा है, जो ये दिन प्रतिदिन फलता और फूलता चला जाएगा। हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था की परंपरा रही है। बहुदलीय व्यवस्था में कुछ उसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं, जहाँ बहुत सारे दल मिल करके सरकार चलाते हैं, बहुत सारी वर्ग का वो प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। ऐसे में बहुत सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व जो होता है सरकार में शामिल होता है, सरकार से उसका इंटरेक्शन होता है, सरकार में उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोगों का कल्याण जो है बहुदलीय परंपरा में अच्छे से होता है। लेकिन व्यवहारिकता देखा जाए तो हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में बहुदलीय परंपरा के नाम पे स्व विकास, स्व सुरक्षा ऐसी चीज़ों से लैस होकर के ऐसे नेता आगे बढ़ रहे हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके समाज में क्या हो रहा है, उनकी समाज उनसे क्या चाहता है, उनसे क्या अपेक्षा रखता है। उनको बिल्कुल भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। उनको करना वही है, वो वही करते हैं जो उनके लिए फ़ायदे की बात होती है। दोस्तों, एक बहुत पहले आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट था, अर्थात एक ऐसे नेता थे जो एक ही दिन में बहुत सारे दलों में अपने आप को शामिल किए थे। एक दल में गए, वहाँ बात नहीं बनी तो वो दूसरे दल में गए, वहाँ भी बात नहीं बनी तो तीसरे दल में गए, वहाँ भी नहीं बात बनी तो चौथे दल में गए। ऐसे करके उन्होंने कई सारे दलों को परिवर्तन किया। दोस्तों, आज ये जो हमारे नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो लोकल लेवल पे नेता हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं, उनका अपना कोई मोरल वैल्यू नहीं, उनका
कोई अपनी अंतरात्मा नहीं है। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए चाहे जिस पार्टी में जाना हो, चाहे जिस दल में जाना हो, जिस स्तर पे जाना हो, वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। उनके अपने कोई विचार दृढ़ नहीं है। वो हमेशा अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं और जाति का कार्ड, धर्म का कार्ड खेल करके वो फिर से सत्ता में आते हैं। सत्ता में नहीं आते तो सत्ता में बैठे उन दलों से अपना समझौता कर लेते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में शामिल हो जाते हैं और ऐसे जन भावना की उपेक्षा करते हैं, जनमत का वो अनादर करते हैं। ऐसे नेताओं को भी कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे नेताओं को ऐसी कार्य पद्धति करने से रोकी जाए। उनको ऐसे गतिविधियों में अगर वो शामिल पाए जाते हैं तो उनको कुछ समय के लिए, पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको राजनीति से दूर रखने का प्रयास किया जाए। हालांकि दल बदल विरोधी जो अधिनियम है, भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रावधानों में कमियां देखी जाती हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर ऐसे छोटे छोटे नेता जो अपने आप को महान नेता के तौर पर प्रदर्शित करते हैं, अपने समाज में महान नेता के तौर पे, भगवान के तौर पे अपने आप को महिमामंडित करते हैं, ऐसे नेताओं को रोका जाना चाहिए। अब दोस्तों हुई विपक्ष की बात, अब सरकार की बात कर लेते हैं। दोस्तों लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसा कहा जाता है या व्यवहार में ऐसा होता भी है। आप किसी भी देश का उदाहरण ले लें, जहां सरकारें कोई भी काम करती हैं, कोई भी स्टेप लेती हैं, तो वो विपक्ष को अपने विश्वास में लेती हैं, अर्थात विपक्ष से परामर्श करने के बाद ही वो ऐसा स्टेप लेती हैं। क्योंकि सरकारें जो होती हैं वो एक नियत काल के लिए होती हैं, अनिश्चित काल के लिए सरकारें नहीं होती हैं। फिर बाद में हो सकता है सरकारें आती जाती रहती हैं, तो ऐसे में एक परंपरा ऐसी विकसित हुई है पूरी दुनिया में कि सरकारें कोई भी काम करती हैं, वर्तमान सरकार तो विपक्ष में बैठे उन तमाम पार्टियों से वो इस बात की इजाज़त लेती हैं, इस बात की परामर्श करती हैं। हालांकि वो परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होती, फिर भी वो परामर्श करती हैं और परामर्श करने के बाद उसमें जो सुझाव बतलाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा, उन सुझावों को हो सकता है कई बार शामिल भी कर लेती हैं। तो इससे एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली की परंपरा जो है वो विकसित होती है। ऐसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होती है। ऐसे विपक्ष को विश्वास में जब आप लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वो समावेशी सरकार होती है, जो एक ऐसी सरकार जो हर वर्ग को साथ लेकर चलने की क्षमता रखती है या साथ लेकर चलने को प्रतिबद्ध है। इससे सरकार को लेकर एक अच्छा मैसेज आता है। इससे कानूनी प्रक्रिया में जो अड़चनें आती हैं, कानूनी दावपेच होता है, वो कानूनी दावपेच में कमी आती है। क्योंकि ऐसा फिर होता है कि सरकार ने तो कोई भी काम किया तो विपक्ष को उसमें शामिल किया। तो सरकार के प्रति जनता का जो विश्वास है वो विश्वास मजबूत होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास मजबूत होता है। आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकारें बहुत बड़े बड़े स्टेप ले लेती है जिसमें विपक्ष की सहभागिता बिल्कुल नगण्य होती है। इससे आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में जो सरकार है उससे जनता का मोह भंग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जनता भी कहीं ना कहीं इस ऊहापोह में फंसी हुई है कि जो भी हमारे लिए फैसले लिए जा रहे हैं वो फैसले कितने सार्थक हैं, क्योंकि उनके सामने तुरंत उसके दो पहलू रख दिए जाते हैं, दो पक्ष रख दिए जाते हैं, जिसमें विपक्ष एकदम उसके नेगेटिव पक्ष को सामने रखती है और सरकार उसके पॉजिटिव पक्ष को सामने रखती है। और इसमें आम जनता जो है फंस जाती है, आम जनता अपना निर्णय नहीं ले पाती है। तो ऐसी स्थिति से भी सरकार को बचना चाहिए। अंत में इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए उसने बहुत ही क्रांतिकारी काम किए हैं। वो चाहे उच्च शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन के बारे में हो। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हर जगह काम किया है। सरकार अपने काम को पूरी बखूबी ईमानदारी से अंजाम दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, ये बात को हमको और आपको समझना होगा।
हम जिस आज पक्ष को कहते हैं कि वो पक्ष काफ़ी समावेशी पक्ष है, सारे लोगों को साथ लेके चलने वाला पक्ष है, दोस्तों वही जब सरकार में आते हैं, वही लोग जब सरकार में शासन में आते हैं तो वो लोग भी पक्षपात करते हैं। ये होना ही है, क्योंकि कोई भी पार्टी हर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, कोई भी पार्टी हर वर्ग को साथ लेके नहीं चल सकती, क्योंकि आपस में वर्ग संघर्ष की स्थिति की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है समाज में। कोई पक्ष किसी भी योजना से लाभान्वित होता है तो कोई ऐसा भी पक्ष होता है जो उससे हानि उठाता है, जो उससे नुकसान उठाता है, तो आपस में क्लैश की स्थिति तो बनी ही रहती है। तो हर सरकारें जो हैं वो पक्ष और विपक्ष को लेकर के साथ में चलने का प्रयास तो करती हैं, लेकिन वो नहीं चल पाती हैं और ये शायद संभव भी नहीं है। दुनिया की कहीं भी कोई भी सरकारें देख लीजिए, एक वर्ग ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा जो सरकार से नाखुश होगा, सरकार की योजनाओं से नाखुश होगा। तो इसलिए बस हमको सरकार का विरोध नहीं करना है, इसलिए सरकार की योजनाओं का विरोध नहीं करना है। सबसे पहले हम किसी भी योजना को, किसी भी नीति को सबसे पहले अध्ययन करें, सबसे पहले उसको देखें कि वो हमारे लिए सार्थक हैं कि नहीं हैं, उसको देखें कि वो हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं है। अगर नुकसानदायक है तो फिर किस हद तक नुकसानदायक है, इस बिहाफ पे किसी भी योजना का विरोध किया जाना चाहिए, किसी भी सरकार का विरोध किया जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो सरकार का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, सरकार की योजनाओं का विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन आज व्यक्ति विशेष का विरोध बढ़ गया है। हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में हम उसके किसी भी काम का विरोध करने के लिए आतुर रहते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ऐसे में आप एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को विकसित करिए। आप सरकार की नीति और सरकार की नीयत के बारे में आप विचार करिए। आप विचार जब करेंगे, आप जब अध्ययन करेंगे, आप जब सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि सरकार क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। दोस्तों, विपक्ष के आने में, विपक्ष के बहकावे में या किसी भी व्यक्ति के बहकावे में, सरकार के बहकावे में आपको नहीं आना है, क्योंकि आप एक स्वतंत्र बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति हैं, आपके पास एक स्वतंत्र विचार है। तो आप अपने विचारों का इस्तेमाल करिए। अपने विचारों का इस्तेमाल करके आप किसी भी योजनाओं को, किसी भी नीतियों को कसौटी पे कसिए। अगर आपकी कसौटी पे वो खरी उतरती हैं तो फिर उसका समर्थन भी कीजिए, और नहीं उतरती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको विरोध करने का हक बनता है, क्योंकि आप लोकतंत्र में एक वोटर हैं। आपकी लोकतंत्र में सहभागिता है, तो उस सहभागिता के नाते आपका विरोध बिल्कुल जायज़ है, आप विरोध कर सकते हैं और किया भी जाना चाहिए। अब दोस्तों, मणिपुर की बात है। मणिपुर में हादसा हो गया। अभी विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को संसद में आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने इस पे क्या स्टेप लिया, क्यों पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। इसी के आधार पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये एक छोटी सी वजह, इतने बड़े देश के लिए एक छोटी सी वजह, मैं इसे छोटी ही वजह मानता हूँ। हालांकि इसका प्रभाव जो है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन वजह तो एक छोटी सी है कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो इसके बिहाफ पे आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो इससे आपका राजनीतिक जो इरादा है वो काफ़ी दूषित दिखाई देता है, वो काफ़ी कह सकते हैं कि संकुचित सोच वाला दिखाई देता है। आप जनता को गुमराह करना चाहते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ये बात को स्पष्ट करें चाहे ना करें, प्रधानमंत्री की टीम इस बात के निस्तारण के लिए, मणिपुर को शांत करने के लिए तो लगी हुई है। इस बात को भी आप नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। अगर मणिपुर में इतने बड़े हादसे हो रहे हैं तो क्या सरकारें वहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई हैं? वहाँ बहुत सारी कंपनियां लगाई गई हैं, बहुत सारे फोर्सेस वहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। वहाँ पे सरकार पे एक सख्त नियंत्रण स्थापित किया जा चुका है। ये सब हो रहा है। तीनों वर्ग के शीर्ष नेतृत्व को, नागा, कुकी और मैतेई समुदाय के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली बुलाने की तैयारी हो रही है। राउंड टेबल पे बैठ के बात करने की तैयारी हो रही है। क्या इस बात को आप भूल रहे हैं? और शायद आपको याद भी है, आप ये जानते हैं, लेकिन आपका राजनीतिक जो इरादा है वो काफ़ी गंदा इरादा है।
आप लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लोगों को डेमोक्रेसी में क्या चीज़ें चल रही हैं उससे अनभिज्ञ रखना चाहते हैं। इस वजह से आप एक व्यक्ति विशेष के विरोध में इस कदर आतुर हो चुके हैं, इस कदर आप लोगों के मन में नफरत पैदा कर चुके हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम उस व्यक्ति का विरोध करने के लिए किस स्तर तक पहुंच जाएं। माफी चाहते हैं। जनता का एक वर्ग है जो आपकी इन गतिविधियों को नोटिस कर रहा है, आपकी इन गतिविधियों को वॉच कर रहा है। समय आने पर वो इस गतिविधियों का जवाब भी देने में सक्षम है और मुझे लगता है कि इसका जवाब आपको मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। आप भारत जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन आपने तो भारत के अंदर ही कई सारे भारत बना के रखे हैं। मणिपुर, अगर आपके हिसाब से, आपकी पॉलिसी के हिसाब से देश चलता रहता तो मणिपुर एक अलग देश होता, नागालैंड एक अलग देश होता, जम्मू कश्मीर जैसा कि 2019 से पहले वो एक अलग देश था ही। तो ऐसे न जाने कितने भारत होते। आप भारत जोड़ने निकले थे, आप भारत को जोड़ने की बात करते हैं और जब भारत को जोड़ा जाता है तो आप उसका विरोध करते हैं। आप ये बिल्कुल बात को भूल जाते हैं या आपकी दूरदर्शिता वाली सोच नहीं है कि आप ये भूल जाते हैं कि आगे हो सकता है आपको भारत जोड़ने के लिए एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम आयोजित करना पड़े। तो आपके बारे में, आपकी स्टेबिलिटी के बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं, आपकी सोच क्या है, आप देश को लेकर के क्या सोचते हैं। आप देश की गरिमा का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखते। आपको देश की जनता सुनती है, इसमें दो राय नहीं कि आप देश की जनता के नेता हैं, आपको देश की जनता सुनती है, लेकिन आप तो दुनिया को सुनाना चाहते हैं, इससे मैसेज देना चाहते हैं कि भारत में आज भी वही भारत सपेरों वाला देश है, भारत वही असभ्य बर्बर समुदाय वाला देश है, भारत में अशिक्षा है बिल्कुल, भारत में गरीबी है चारों तरफ, भारत में भूखमरी है चारों तरफ, भारत में कुछ नहीं होता, भारत में भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं होता। ये आप मैसेज देना चाहते हैं। वजह आपका स्वार्थ। आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बनिए, हम सब की शुभकामनाएं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप निश्चित बनिए प्रधानमंत्री, आप डिजर्व करते हैं। लेकिन ऐसी छोटी छोटी हरकतें देश के लिए शोभा नहीं देती हैं, आपके लिए शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि आप एक अच्छे परिवार से आते हैं। आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार में पहले प्रधानमंत्री हुए देश के, फिर आपकी दादी हुई प्रधानमंत्री, फिर आपके पिताजी प्रधानमंत्री हुए, आपकी मदर को भी मौका मिला। उनकी बड़कपन, उनकी महानता थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया। हालांकि वास्तविकता तो कुछ और थी, लेकिन फिर भी मैं वास्तविकता में नहीं जाना चाहता। मैं सीधे सीधे बात करता हूँ कि आप नो डाउट आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जो परिवार ने काफ़ी समर्पण किया है, परिवार का काफ़ी योगदान रहा है। तो इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि आज यही देश जिसके लिए आपके नाना ने, परदादा ने काफ़ी संघर्ष किया, तो इस बात को ध्यान रखिए। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी पार्टी के साथ। आपकी पार्टी निरंतर आगे बढ़े, आपकी पार्टी वो मुकाम हासिल करे जो आपकी दादी के समय में वो आपकी पार्टी हुआ करती थी। इसी के साथ हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे और आप ऐसी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को काफ़ी हानि पहुंचे, लोकतांत्रिक मूल्यों को चोट पहुंचे। नमस्कार।